प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए आज के घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि तेजी से अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग तेजी से जुड़ जाए। आइए देखें आज क्या हुआ है, आज का दिन किस दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, सारी बातों को देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है और क्या हुआ है देखिएगा। 29 दिसंबर 1530 को मुगल बादशाह बाबर के बेटा हुमायूं उसका उत्तराधिकारी बना, यानी हुमायूं को उत्तराधिकार प्राप्त हुआ आज के दिन। ये घटनाक्रम है। हुमायूं के बारे में आप जानते हैं, पढ़ने लिखने वाला मुगल बादशाह था। उनतीस दिसंबर 1844 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी का जन्म हुआ। आपने पढ़ रखा है, इनके बारे में चर्चा हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनका जन्म हुआ आज ही की तारीख में 29 दिसंबर को। कब? 1844 में। उनतीस दिसंबर 1972 को 29 दिसंबर 1972 को कलकत्ता में मेट्रो रेल का काम शुरू हुआ। सबसे पहले मेट्रो कलकत्ता में आई है, आपको जानकारी ही है। उसके बाद देश के विभिन्न स्थानों पर मेट्रो की स्थापना हुई। आज ही के दिन 1977 में विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर ड्राइव मुंबई में खुला। देखिए चित्र भी आपके सामने दिख रहा है, ओपन एयर थिएटर है और ये सब गाड़ियां खड़ी हुई हैं ड्राइव। उन्नीस में श्रीलंका ने 43,000 भारतीयों को नागरिकता दी। एक बड़ी घटना थी। प्यारे विद्यार्थियों, विभिन्न परीक्षाओं के लिए ये घटनाक्रम इंपॉर्टेंट होता है, उससे चीजों को कलेक्ट करना है और हमें तैयारी करनी है। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो, ध्यान दीजिएगा, फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने घोषणा की कि मोरक्को अगले साल फुटबॉल क्लब विश्व कप की फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट 1 से 11 फरवरी 2023 तक होगा। मोरक्को ने 2013 और 2014 में क्लब विश्व कप की मेजबानी की है। टूर्नामेंट का सबसे हालिया संस्करण फरवरी 2022 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था, जिसे इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने जीता था। जियानी इन्फेंटिनो ने यह भी घोषणा की कि 2025 में टूर्नामेंट में 32 टीमें भाग लेंगी। हालांकि टूर्नामेंट अभी अपने मौजूदा प्रारूप में जारी रहेगा, जिसमें 6 महाद्वीपीय महासंघों के चैंपियनों के साथ साथ मेजबान देश की 30 टीमें भी भाग लेंगी। देखिए ये एक क्या कहा जा रहा है, जो फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी, इन्होंने क्या कहा है कि फुटबॉल क्लब विश्व कप, ध्यान दीजिएगा, एक नए तरीके की चीज है ये, फुटबॉल क्लब विश्व कप। ये बात ध्यान दीजिएगा, फुटबॉल क्लब विश्व कप। इसका क्या कहा जा रहा है कि मोरक्को अगले साल इसकी मेजबानी करेगा। मोरक्को इसकी मेजबानी करेगा, तो इसका नाम आपको याद रखना अभी तत्काल में आवश्यक है। हालांकि इससे पहले भी इस क्लब के आयोजन हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो आईपीएल, वैसे ही फुटबॉल के फील्ड में एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है फुटबॉल कप क्लब के माध्यम से, जो फुटबॉल क्लब कब है इनको लेकर के, कि इसके आयोजन को लेकर के है। तो फिर आने वाले समय में 2025 में बहुत सारी टीमें, 32 टीमें भाग लेंगी, लेकिन अभी फिलहाल आपका ये मैच 2023 में आयोजित होने जा रहा है मोरक्को में।
सारे विद्यार्थियों, दूसरी घटना हमारी है वो जुड़ी हुई है प्रकृति से, और क्या कहा जा रहा है इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन ने एक नए स्थायी सचिवालय के गठन की घोषणा की है। प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन ने एक नए स्थायी सचिवालय की घोषणा की है। नए सचिवालय के तहत उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन 30x30 टारगेट का नेतृत्व करेगा। सचिवालय के जरिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा लक्ष्य की सह मेजबानी करेगा। गठबंधन 30x30 लक्ष्य के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो अभी खाली आप इतना ही जानकारी कलेक्ट करिए। अभी आने वाले समय में और इसकी बातें निकल करके आएंगी कि हमारे प्रकृति के संदर्भ में और हमारे जीवन के संदर्भ में कैसे क्या हो रहा है, हम उसको और अध्ययन करेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प के पक्ष में वोट दिया। देखिए, अभी आपको बताया ही गया है कि 31 दिसंबर तक भारत जो है, इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए शांति सैनिकों के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प के पक्ष में वोट दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इस समय परीक्षाओं में पूछा जाएगा। रुचिरा कंबोज ने कहा कि वर्षों से कई देशों में अपना योगदान देने वाली सबसे बड़ी सेना के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा और कुशलता को अत्यधिक महत्व देता है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत उन कठिन और विपरीत परिस्थितियों से परिचित है जिनमें संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक कार्य करते हैं। देखिए, अपने भारत की सेना के बहुत सारे लोग यूनाइटेड नेशन में यूएन की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूएन सिक्योरिटी मतलब किसी देश में आवश्यकता है तो वहां भारतीय सैनिक भी जाते हैं शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए। जब देश से बाहर कोई व्यक्ति जाता है तो विभिन्न परिस्थितियों का वो सामना करता है। इसी मुद्दे को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विषय उठाया गया कि जो शांति सेना है उसके मानसिक हितों को भी ध्यान रखा जाए, पारिवारिक हितों को ध्यान रखा जाए, क्योंकि जो घर से बाहर है, जो देश के लिए किसी अन्य देश के लिए कार्य कर रहा है, तो उसके अगर हित सुरक्षित संरक्षित नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो मानसिक उत्पीड़न का शिकार होगा। इसी बात को लेकर के इस मुद्दे को उठाया गया है और भारत की सेना पूरे विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ बराबर जुड़ के कार्य करती है, इसलिए ये बात और इम्पोर्टेंट हो जाती है। आइए, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट परिसर का एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने के लिए जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। एक्सेसिबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी का जनादेश विकलांग व्यक्तियों के लिए एक प्रश्नावली तैयार करना और जारी करना है। प्रश्नावली उनके सामने आने वाली समस्याओं की प्रकृति और सीमा का आकलन करेगी। तो ये ध्यान रखना है अभी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ये एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने के लिए जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। तो ये उनका नाम याद रखिएगा, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, इनका नाम याद रखिएगा कि इन्हें इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए। दिल्ली में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी के बीच एक बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने चर्चा जल्दी शुरू करने का फैसला किया। दोनों वाणिज्य मंत्रियों के बीच आखिरी बैठक सितंबर 2018 में हुई थी। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन ने पुष्टि की कि यह दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य साझेदारी को बढ़ाएगा। वाणिज्य मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार साझेदारी विश्वसनीय और टिकाऊ क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला स्थापित करेगी। तो अभी एक सिंपल सी बातचीत है कि दोनों देशों के बीच में, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में
जो मंत्री स्तरीय मीटिंग हो रही है उसके बारे में चीजें हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि एक अच्छे दूरगामी भविष्य के लिए साझेदारी, विश्वसनीयता और टिकाऊ क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला स्थापित करेगी। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम परस्पर संबंध को बेहतर करेंगे, परस्पर संबंध को बेहतर करेंगे। तो इसको याद रखिएगा। अभी चर्चा हुई है, इस पर अभी कुछ निर्णय आएंगे और कुछ बातें आएंगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सारे विद्यार्थियों, डे बाय डे कुछ चीजें आपके सामने आती हैं, उनमें से कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं और कुछ जो है सामान्य जानकारी लेकर आती है। उन सभी को कलेक्ट करते रहना है ताकि चीजें बेहतर हो सके। एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सामाजिक संगठनों के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करेगा। एनएससी क्या करेगा? सामाजिक संगठनों के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करेगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का प्रस्ताव निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के केंद्रीय बजट में दिया था। सेबी ने जुलाई में एसएसई सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए रूपरेखा अधिसूचित की थी। यह सामाजिक संगठनों को सतत विकास लक्ष्यों में योगदान करने में मदद करेगा। अक्टूबर में बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने की मंजूरी मिली है। तो देखिए अभी क्या है कि एनएससी ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, उसने क्या कहा है कि इसको स्थापित करेगा, एसएससी सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये ध्यान रखिएगा कि इसके स्थापित करने की दिशा में बातचीत हो रही है और इसका उद्देश्य क्या है कि यह सामाजिक संगठनों को सतत विकास लक्ष्यों में योगदान करने में मदद करेगा। ठीक है, तो जो सामाजिक संगठन है उनको सतत विकास, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देगा, ये बात कही जा रही है। तो आप याद रखिएगा कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की बात किसने की है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने की है, एनएससी ने की है। आइए अगली महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम सुरक्षा पद्धतियों के लिए डेटा सुरक्षा परिषद के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पद्धति का पुरस्कार मिला है। भारत की डेटा सुरक्षा परिषद नेस्कैम द्वारा स्थापित भारत में डेटा सुरक्षा पर एक गैर लाभकारी उद्योग निकाय है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आधार बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है, जो निवासियों को डिजिटल पहचान आधारित कल्याण सेवाएं प्रदान करता है। तो जो भारत का जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, ये इसी के थ्रू हम जो है आधार को भी देखते हैं आप, और इसके माध्यम से जो है हमारा आधार कार्ड और ढेर सारी चीजें हमारे पास आती हैं। तो एक विशिष्ट पहचान देता है हमको। इसके माध्यम से अगर हम कहीं अपनी आइडेंटिटी प्रूफ को लगाते हैं कि हम कौन है क्या है, तो एक ऑथेंटिक आइडेंटिटी प्रूफ माना जाता है। और इस डेटा को संरक्षित रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये देश के नागरिकों को डेटा है, जिसमें हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हर चीजों को रखा गया है ताकि कहीं किसी का डेटा ट्रांसफर ना हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। तो इस संदर्भ में इस ऑर्गेनाइजेशन को डेटा सुरक्षा परिषद के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पद्धति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जीता है। तो याद रखिएगा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। सारे विद्यार्थियों, एक 10 क्वेश्चन की श्रृंखला आपके सामने आती है और उम्मीद करता हूं कि उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको समय पर मिलेंगे। भारतीय लेखक सुदीप सेन और शोभना कुमार ने संयुक्त रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है। इनका नाम याद रखिएगा, सुदीप सेन और शोभना कुमार ने संयुक्त रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है। इनके नाम याद रखिएगा, सुदीप सेन और शोभना कुमार। ठीक है। एनएचपीसी लिमिटेड ने भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का पुरस्कार जीता है। जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का पुरस्कार जीता है। इस संस्था ने, एनएचपीसी लिमिटेड ने क्या जीता है? भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा का पुरस्कार जीतने वाली
कंपनी कौन सी है? NHPC लिमिटेड। IIT मद्रास के प्रोफेसर प्रदीप को विकासशील देशों के अन्वेषकों की श्रेणी में भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं को हटाने के लिए कम लागत वाली निस्पंदन प्रणाली के नवाचार के लिए हनोई में पुरस्कार मिला। मैं आपसे कई बार चर्चा कर चुका हूं कि IIT मद्रास इस समय काफी अच्छे कार्य कर रहा है और उसमें प्रोफेसर प्रदीप ने क्या किया है कि भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं को, आर्सेनिक बहुत ही जहरीला पदार्थ है और ये जो है जल को हमारे प्रदूषित कर देता है, तो उसके संदर्भ में हटाने के लिए निस्पंदन प्रणाली के नवाचार के लिए हनोई में उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आर्सेनिक जो है पाया जा रहा है और आर्सेनिक की वजह से स्वास्थ्य खराब हो रहा है, दांत खराब हो रहे हैं, शरीर विषाक्त हो रहा है, कैंसर जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। इसको याद रखिएगा। अब 10 क्वेश्चन की श्रृंखला आपके सामने आ गई है, ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी ने पुरस्कार 2022 की घोषणा की। यह पुरस्कार कब दिए जाएंगे? ऑप्शन ए 10 जनवरी 2023, ऑप्शन बी 12 फरवरी 2023, ऑप्शन सी 11 मार्च 2023, ऑप्शन डी 5 अप्रैल 2023। कौन सा पुरस्कार है? यह पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। फटाफट जवाब दीजिए। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है 11 मार्च 2023। 11 मार्च 2023 को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। 11 मार्च 2023। कौन से पुरस्कार है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ध्यान रखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। यह पुरस्कार 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली स्थित कमानी सभागार में वितरित किए जाएंगे। हिंदी के लिए बद्री नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा। बद्री नारायण हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। उन्हें हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण केदार सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो इन्हें केदार सम्मान भी मिल चुका है। इनका नाम क्या है? बद्री नारायण। बद्री नारायण। हिंदी साहित्य के लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। इन्हें केदार सम्मान भी मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। केदार सम्मान भी मिल चुका है और मार्च में 11 मार्च 2023 को इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त होगा। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 नई योजनाओं की घोषणा की है? कौन सा राज्य है जहां के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी? नाम आप जानते हैं इनका, मैंने कई बार चर्चा की है, बताइए फटाफट। 3 नई योजनाएं की हैं। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, JNK। अभी हाल में ही मैंने चर्चा आपसे की थी, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 नई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास, आकांक्षी शहर और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए महत्वाकांक्षी पंचायत योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं को उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद ने स्वीकृत दी है। तो क्या कहा जा रहा है इनमें? कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास एक योजना ये है, आकांक्षी शहर योजना है दूसरी, और जम्मू कश्मीर केंद्र में के शासित प्रदेश के लिए महत्वाकांक्षी पंचायत परियोजना है। ये 3 तरह की योजनाएं लॉन्च की गई हैं। इनके बारे में कहा गया है 3 परियोजनाएं।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी। एचडीएफसी को आईएफसी के हरित किफायती आवास इकाई के लिए कितने करोड़ डॉलर का कर्ज मिला है? ऑप्शन ए $100 मिलियन, ऑप्शन बी $250 मिलियन, ऑप्शन सी $400 मिलियन, ऑप्शन डी $520 मिलियन। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है सी, $400 मिलियन। क्या है? $400 मिलियन का इनको कर्ज मिला है। ठीक है, किससे मिला है? IFC, $400 मिलियन का कर्ज किससे मिला है? HDFC। किस लिए मिला है? हरित किफायती आवास, हरित किफायती आवास, इसके लिए इनको मिला है इतना। अगले व्याख्या पे आ जाइए। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस निगम कॉरपोरेशन ने जलवायु लक्ष्यों के तहत हरित किफायती आवास इकाइयों के वित्त पोषण के लिए HDFC को $40 करोड़ का कर्ज दिया है। दोनों कंपनियों ने अलग अलग बयान में बताया कि ऋण से हरित आवास में वृद्धि होगी, शहरी आवास की खाई को पाटने में मदद मिलेगी, किफायती जलवायु के अनुकूल घरों तक पहुंच बढ़ेगी। तो जो हरित आवास है उनकी वृद्धि को करने के लिए, उन्हें बनाने के लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा बने, ताकि जो है जो पर्यावरणीय संकट है वो भी कम होगा और लोगों को भी सुविधाएं मिल सकेगी, जलवायु के अनुकूल होंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2022, IMF की बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 6.1%, ऑप्शन बी 6.8%, ऑप्शन सी 7.4%, ऑप्शन डी 8.4%। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है 6.8%। 6.8%। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे इसका आंसर बी होगा, सी लिख दिया आपको। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया है। इसके पहले जुलाई में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की वृद्धि दर को 7.4% रहने का अनुमान जताया था। चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 6.8% और 6.1% रहने का अनुमान है। तो आपको 6.8% याद रखना है, 6.8%। कैबिनेट ने किस वर्ष के सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है? कोपरा के न्यूनतम समर्थन यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कब अप्रूवल दिया है? 2023 में, 2024 में, 2025 में, 2026 में। MSP बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है 2023 में। 2023 मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह मूल्य उसे कहते हैं जिसमें सरकार किसी चीज को खरीदती है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। यह अनुमोदन कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों तथा प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों के विचारों पर आधारित है। 2023 सीजन के लिए मिलिंग कोपरा की
मिलिंग कोपरा की उचित और औसत गुणवत्ता के लिए 10,800 रुपए प्रति कुंटल, 10,860 रुपए, 10,860 रुपए प्रति कुंटल, और बाल कोपरा के लिए 11,750 रुपए प्रति कुंटल कहा गया है। तो कौन सी बात है? मिलिंग कोपरा, और बाल कोपरा आ गया। बाल कोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रखा गया है? 11,750 रुपए प्रति कुंटल। ये ध्यान रखिएगा। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी सैम करन, ऑप्शन सी बेन स्टोक्स, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। पहले विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सैम करन। उनका नाम याद रखिएगा, सैम करन। इंग्लैंड के सैम करन ने आईपीएल नीलामी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस वाले सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा। इनकी बेस प्राइस थी 2 करोड़ रुपए, और पंजाब किंग्स ने क्या किया? इनको 18.50 करोड़ में इनको खरीदा। पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल में डेब्यू करने वाले करन एक बार फिर से अपनी पुरानी टीम में शामिल हो गए हैं। तो ये इनकी खरीद फरोख्त होती है। ये मैच में अब नीलामी होती है और खिलाड़ियों की नीलामी होती है। तो उसमें नीलामी में 18.50 करोड़ सैम करन के हिस्से में आए। हाल ही में जियो ने कितने करोड़ रुपए में रिलायंस इंफ्राटेल का अधिग्रहण किया? रिलायंस इंफ्राटेल का अधिग्रहण किया। ऑप्शन ए 1,570 करोड़, ऑप्शन बी 2,250 करोड़, ऑप्शन सी 3,720 करोड़, ऑप्शन डी 4,810 करोड़। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है 3,720 करोड़। याद रखिए, ठीक है। रिलायंस जियो की सहायक कंपनी रिलायंस प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज ने रिलायंस इंफ्राटेल के मोबाइल टावर और फाइबर संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। जियो ने इसके लिए एसबीआई एस्ट्रो खाते में 3,720 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं। मालूम हो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने नवंबर माह में रिलायंस इंफ्राटेल के अधिग्रहण के लिए जियो को मंजूरी दी थी। तो ये एक जानकारी आपको मिली है, इतने करोड़ का अधिग्रहण है, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में ऑल द लाइव बी नेवर लिव्ड हाल ही में ऑल द लाइव बी नेवर लिव्ड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अनुराधा रॉय, ऑप्शन बी जनार्दन प्रसाद पांडे, ऑप्शन सी बद्री नारायण, ऑप्शन डी सुदीप सेन। ऑल द लाइव्स बी नेवर लिव्ड परीक्षाओं में अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुराधा रॉय। अनुराधा रॉय, ये आपने देखा है, इनको फोटो इनका आ रहा है।
अनुराधा राय को उनके उपन्यास ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एन कल्याण रमन के उपन्यास पूनाची के अंग्रेजी में अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। अनुवाद श्रेणी में 17 पुस्तकों का चयन किया गया। यह पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया गया। तो ये नाम याद रखिएगा, अनुराधा राय, और पुस्तक का नाम ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के लिए हथियारों की खरीद के लिए कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 27। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है सी 24। 24 प्रस्तावों के लिए मंजूरी दी है। किसने? डिफेंस मिनिस्ट्री ने। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बलों के लिए हथियारों की खरीद के 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी। 84,328 करोड़ रुपए की लागत वाले इन पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मंजूरी दे दी है। इन 24 प्रस्तावों में से 97.4% स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए अनुमोदित किए गए हैं। यानी बहुत बड़ी संख्या में जो है स्वदेशी स्रोतों से हम लोग खरीद करने की बात कर रहे हैं। 24 प्रस्ताव है रक्षा के, इनको ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक उन्नत इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल, ध्यान दीजिएगा, एक उन्नत इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तेलंगाना। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। इनर लाइन परमिट प्राप्त करने के लिए बाहर से आने वालों की सुविधा के लिए ILP सिस्टम पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया गया है। इसे राज्य के स्थानीय लोगों की आबादी को बचाने के महत्व को देखते हुए शुरू किया गया है। पोर्टल मणिपुर के उपायुक्तों और श्रम आयुक्तों के लिए खोला गया है। इसमें जो बाहर से आने जाने वाले लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो ये अच्छा एक प्रश्न बन सकता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा कि ऐसा किस राज्य ने किया है। तो इसका आंसर है मणिपुर। सारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, प्रतिदिन की तरह आज के भी घटनाक्रम में क्वेश्चंस और ढेर सारी बातें थी जिन्हें आपने देखा होगा। बहुत सारे प्रश्न जो आपने नहीं कहीं पढ़े हैं वो यहाँ पर मैं आपके पास लेकर आता हूँ। विद्यार्थियों की बातचीत करने के दौरान एक सिस्टम पर फॉलो करने जा रहे हैं और कल से आपकी कक्षाएं 9 बजे से होंगी। एक्चुअली जो क्वेश्चंस जीके जीएस के होते हैं उन्हें कलेक्ट नहीं कर पाते और ऐसे में एक टाइमिंग बहुत देर हो जाती है। तो विद्यार्थी के हितों को ध्यान रखते हुए ये क्लास आपकी 9 बजे रहेगी। इसमें ढेर सारी चर्चाएं होंगी। 10 करंट क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे, तो डिफरेंट परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक होंगे। अपना ख्याल रखिए, सकुशल रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जीवन पथ पर निरंतर प्रयास करते रहिए। जो लगा रहता है, जो मेहनत करता है, वो सफल होता है। सत्य की राह थोड़ा कठिन है, तकलीफ देह है, सिद्धांतों पर चलना बहुत कठिन है, क्योंकि बुराई करने वाले आपको हजारों मिलेंगे, गलत दिशा दिखाने वाले हजारों मिलेंगे। कितना भी आप अच्छा कर लीजिए, निगेटिविटी बताने वाले आपको हजारों मिलेंगे। लेकिन आपको सतत लगना है, आपको मेहनत करना है। जिनकी लक्ष्य लंबे होते हैं, उद्देश्य बड़े होते हैं, उन्हें टाइम और धैर्य भी बहुत रखना होता है। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।